जय हिंद दोस्तों। आज लेक्चर 4 है ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1। आज ही आपका ये यूनिट समाप्त हो जाएगी, यूनिट 1, और फिर हम लोग कल से यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे देख लेते हैं। पहला हमारा है इलास्टिसिटी जो बचा हुआ था, फिर उससे से रिलेटेड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी, यानी कि उससे रिलेटेड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। फिर फोर्थ हमारा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, और हमारा जो फिफ्थ है यानी लास्ट टॉपिक अदर इलास्टिसिटीज। इसी के साथ हमारी यूनिट समाप्त हो जाएगी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इलास्टिसिटी लोच, इसकी परिभाषा हमने लिखी है, लेकिन थोड़ा पहले हम समझा देते हैं। हम लोग सिंपल सा एक शब्द यूज करते हैं इलास्टिक। यहाँ हमने क्या लिखा, इलास्टिसिटी। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, तो सभी लोग अभी बताएंगे कि इलास्टिक का मतलब होता है कि यदि हम किसी वस्तु पर, इसे हम कोई ट्यूब ले लेते हैं, क्योंकि मान लो ट्यूब है, किसी ट्यूब पे हम बल लगाते हैं, उसको हम खींचते हैं दोनों तरफ, और उसको छोड़ देने पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, इसे हम बोलते हैं इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी भी लगभग वैसे ही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोच। इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी और हिंदी में उसे हम लोच बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या होती है ये कि जिस प्रकार हम ट्यूब को खींचते हैं पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी क्या होती है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर या घटने पर, व्यक्ति की आय बढ़ने पर या घटने पर, अन्य वस्तुओं की कीमत, जैसे हम मान लो एक्स वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, एक्स वस्तु के बारे में, तो अदर वस्तु कोई वाई है, उसकी कीमत घटने या बढ़ने पर इस एक्स वस्तु की मात्रा पर क्या प्रभाव आएगा, जो बिकती है। ठीक है ना। मतलब अगर एक समोसा की हम बात करें, जो एक्स वस्तु है क्या है, समोसा है, अगर वो पर डे 10 समोसा बिकता है, तो अगर हम उस दिन की बात करें, तो अगर एक समोसा 5 रुपये का है, 10 समोसे बिक जाते हैं, तो प्राइस बढ़े या घटे, यानी कि प्राइस अगर 6 रुपये हो जाएगा तब समोसा कितना बिकेगा, 4 रुपये हो जाए तब कितना बिक जाएगा। तो ये हमारी है लोच। इसी प्रकार हमारी आय मान लो पहले 50 रुपये थी, हमारी आय मतलब वहाँ पे जो लोग समोसा खाने जाते हैं, टोटल राम श्याम घनश्याम सबकी मिला के अगर 50 रुपये आय है, और पर डे 10 रुपये के समोसे ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारी आय अगर 60 रुपये टोटल हो गई, तब समोसे कितने बिकेंगे, या हमारी आय 40 रुपये हो जाए तब समोसे कितने बिकेंगे। ऐसे ही हम ये देखें कि जो हमारी अदर वस्तु हैं, कि मान लो वहाँ पे समोसे के साथ में आपको मिल रहा है क्या, बर्गर मिल रहा है, तो बर्गर अगर पहले 20 रुपये का था, 10 समोसे बिक रहे थे, अब बर्गर अगर 25 रुपये का हो गया है तब समोसे कितने बिक रहे हैं, और बर्गर अगर 15 रुपये का हो गया तब समोसे कितने बिक रहे हैं। ये जो सब देखा जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं लोच। या हम एक और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे हम प्रचार कर दें, क्या करें, प्रचार। मान लो हमने होर्डिंग लगा दी कि यहाँ का समोसा बहुत फेमस है, बहुत अच्छा समोसा है, 5 रुपये में बड़ा फेमस समोसा खाएं, तब समोसे की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, 10 से 12 समोसे बिक रहे हैं या 10 ही बिक रहे हैं। यह हम जो प्रचार कर रहे थे तो प्रचार हमने हटा दिया, तब कितने समोसे बिक रहे हैं। तो कुल मिला के जो कोई वस्तु बेची जा रही है, उस पर उसकी कीमत, व्यक्ति की आय, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लोच बोलते हैं। क्लियर हुई बात। और हम थोड़ा डिफिनेशन पढ़ देते हैं ताकि और क्लियरिटी बढ़ जाए। तो जैसे वस्तु की कीमत में परिवर्तन, क्या, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। जैसे हमने अभी समोसा ले लिया था, समोसा मन में सोच लो, है ना, या बिस्किट, दालमोट, नमकीन, जो भी आपको सोचना हो, या बाइक, मोटरसाइकिल, कोई भी सामान सोच सकते हो उनमें। वस्तु की कीमत में परिवर्तन, व्यक्ति की आय में परिवर्तन,
या अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन। जैसे हमने समोसा लिया तो संबंधित वस्तु हम कुछ भी ले सकते। जैसे हम चाय लिए तो उसके साथ में हम क्या सोच लिए, कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन होने पर चाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संबंधित वस्तु कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में हुए परिवर्तन के अनुपात को उस वस्तु की लोच कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। हम फिर समझाते हैं, अभी आगे फिलहाल डिटेलिंग है इसकी, लेकिन थोड़ा सा यहीं क्लियर, यानी कि एक वस्तु की हो गई मात्रा क्यों, वस्तु की मात्रा हो गई क्यों, इस मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, प्राइस का यानी कीमत का, हमारी आय का, और अदर वस्तु की कीमत का, अदर वस्तु की प्राइस का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोच बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होंगी सारी चीज़ें। हम लोग आगे बढ़ते भी और क्लियरिटी बढ़ेगी। तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में हाईलाइट किया गया है किसे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी को पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं मांग की कीमत लोच। देखो हमने अभी कहा ना ऊपर कि कीमत में परिवर्तन क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति की आय में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, और अन्य वस्तु। तो पहला जो हम अध्ययन कर रहे हैं कीमत, यानी कि कीमत में परिवर्तन का वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो अब इसका हमने फार्मूला यहाँ लिख दिया है कि कीमत यानी कि इसे वस्तु कोई है, समोसा है, समोसे की अगर कीमत बढ़ रही है घट रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फार्मूला है वस्तु एक्स, यानी कि कुछ भी, समोसा, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, जो मानना हो, वस्तु एक्स के कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने पर वस्तु एक्स की मांग में आनुपातिक परिवर्तन। मांग या यहाँ मात्रा लिख लो, मात्रा ज़्यादा सही, हमने मांग लिख दिया है, मांग में कोई गलत नहीं है। यानी वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, जो मांगते हैं हम, वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसे कीमत में परिवर्तन होता है। तो देखो हमने और फिर लिखा है इसे कि मान लो पहले प्राइस पी था, यानी कि 5 रुपये था, अब 6 हो गया, तो 1 रुपये बढ़ गया ना, तो वही ऊपर है डेल्टा पी, यानी कि पी में जो वृद्धि हुई है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो ये हो गया। अब ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पहले हम एक्स वस्तु मांगते थे, यानी कि 10 समोसे मांगते थे, अब हम मांग रहे हैं 12, तो 2 रुपये जो बढ़ा हुआ है डेल्टा एक्स। तो जिनको मैथ आती, सिंपल सी कैलकुलेशन है कि डेल्टा एक्स अपान एक्स से नीचे वाला ऊपर गया तो पी अपान डेल्टा पी उल्टा हो गया। हमने डेल्टा वालों को एक साथ कर दिया, पी अपान एक्स को साथ में कर दिए, बस और कुछ नहीं किए हैं। डेल्टा और बहुत छोटा तो उसको हम डी एक्स अपान डी पी भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ तक हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। अब इससे कुछ मेथड हैं तो हम उनको देख लेते हैं। मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपके सिलेबस में हाईलाइट है कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके संबंध में कई सारी विधियां हैं, जिसे एक मार्शल ने विधि बताई थी, मार्शल की इकाई विधि। जो मार्शल की इकाई विधि एग्जाम में आ सकता है कि इकाई विधि किसने दी थी, तो मार्शल ने दिया था। तो मार्शल की इकाई विधि में है क्या कि कुल व्यय पे आधारित है। जैसे इसको हम अपने शब्दों में समझाते हैं। मान लो कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और ये पर डे 100 रुपये खर्च करता है। क्या करता है, पर डे 100 रुपये खर्च करता है। और ये 100 रुपये के सब क्या करता है, कुछ ना कुछ खा लेता है। तो हम क्या मान लेते हैं खा लेता है, तो सिंपल सा मान लेते हैं, चलो समोसा ना लेके बर्गर, वो क्या खा लेता है, सभी का बर्गर खा लेता है। हमारे पास ध्यान सुनो सभी लोग, बर्गर खा लेता है, ठीक है ना। अब एक बर्गर हम मान लेते हैं 25 रुपये का है। कितने का है, 25 रुपये का है। तो 25 चौको 100, यानी कि वो 4 बर्गर खाता है, उसका पैसा हो जाता है ख़त्म। अब बर्गर हो गया 50 रुपये का, एक बर्गर। अब अगर बर्गर 50 रुपये का हो गया है, अब वो मान लो अब 5 4 नहीं लेकिन 3 बर्गर खाता है, तो उसका खर्च कितना होगा, 150 रुपये। महंगा है तो 4 बर्गर नहीं खा रहा लेकिन 3 ही बर्गर खा रहा है। एक प्रकार से मात्रा कम हुई लेकिन उसका खर्च बढ़ गया। कहाँ पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब उसका खर्च हो गया 150 रुपये। तो जब खर्च में वृद्धि होती है तो उसकी जो लोच होती है एक से अधिक होती है। क्या होती है, एक से अधिक। इस लोच का एक से अधिक का क्या मतलब है, इस लोच का एक से अधिक का मतलब ये है कि
यदि प्राइस में वृद्धि होती है, जैसे बर्गर में की कीमत में वृद्धि हुई थी, तो हमारे व्यय में वृद्धि होती है। पहले हम 100 रुपये खर्च करते थे, बर्गर महंगा हो गया, हमारा 150 रुपये खर्चा हो गया, तो ये है इक्वल ई ग्रेटर देन 1। अब मान लो बर्गर 50 रुपये का हो गया था, लेकिन वो 2 ही बर्गर खाता, 3 ना खाता, तो उसका 100 रुपये खर्च होगा ना। यानी कि बर्गर के महंगा होने से हमारे व्यय में वृद्धि नहीं हो रही, हम 100 रुपये में खा रहे हैं। अगर एक बर्गर 100 रुपये का हो जाएगा तो हम एक ही खा लेंगे, दो खाएंगे ही नहीं। 50 का इसलिए 2 खा रहे हैं। अब मान लो एक बर्गर 20 रुपये का हो जाए तो हम 5 बर्गर खा लेंगे। यानी कि हमने फिक्स कर लिया है, हमने कसम खा ली है कि हम खर्च करेंगे 100 रुपया ही, चाहे बर्गर महंगा हो चाहे हो सस्ता। तो इसको हम बोलते हैं व्यय हमारा जो है स्थिर है। क्या है? स्थिर है व्यय। इसको हम E=1 बोलते हैं। यानी कि हमारा प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, हम जो रुपया खर्च करते थे फिक्स कर दिए थे वही रुपया खर्च करेंगे। प्राइस महंगा होगा तो वस्तुएं कम खरीदेंगे, और प्राइस अगर कम हो जाएगा तो वस्तुएं हम ज़्यादा खरीदेंगे। बस व्यय में कमी। अब व्यय में कमी क्या मतलब है समझ लो। जैसे अब मान लो हम 100 रुपये खर्च करते थे बर्गर खाने में। अब बर्गर क्या हुआ, हम बर्गर खाने में, अब जैसे बर्गर हमारा पहले 25 का एक था, कितने का था? 25 का एक, सॉरी, हमारा अगर बर्गर 25 रुपये का एक था तो 4 बर्गर खाते थे। अब एक बर्गर 20 रुपये का हो गया, तो 4 बर्गर खाने में 80 रुपये खर्च होंगे, हम 5 बर्गर नहीं खा रहे हैं, तो हमारा व्यय कम हो गया ना। तो उसको बोलते हैं व्यय में कमी। यहाँ E<1 होता है। यानी कि प्राइस में कमी हो तो हमारा व्यय जो है उसी अनुसार कम हो जाए, हम बर्गर उतना ही खाएं, या प्राइस में वृद्धि हो, हमारे व्यय में कमी आ जाए। कुल मिला के व्यय में जब कमी होगी तो E<1 होगा। उतना ही व्यय होगा, चाहे प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो E=1 होगा। और व्यय में जब वृद्धि हो जाती है तो उसे E>1 होता है। तो ये हमारी जो विधि मार्शल ने बताई थी उसके बारे में, ठीक है ना। अब हमारे एक दूसरी विधि है अनुपातिक विधि। ये देखो एग्जाम में आपके सिलेबस में हाईलाइट किया गया है कि मेथड्स क्या है हमारे मेजर करने के। इसी को हम प्रतिशत रीति भी बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, प्रोपोर्शनल मेथड और परसेंटेज मेथड। तो वही फार्मूला जो हम ऊपर बताए थे कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। परसेंटेज अनुपात में कोई अंतर नहीं है। यहाँ ऊपर नीचे 100 गुणा कर देंगे तो बन जाएगा परसेंटेज, और नहीं गुणा करेंगे तो बना रहेगा अनुपात। 100 कैंसिल कर दो तो यह अनुपात बन जाएगा। तो 100 गुणा करने पे परसेंटेज बन जाता है। इसलिए चाहे परसेंटेज बोलो चाहे बोलो अनुपात, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कीमत में परिवर्तन है कि प्राइस में हमारा चेंज हो रहा है, उसका हमारी मांग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमारा है फार्मूला। एक होता है हमारा चाप लोच विधि। चाप लोच विधि बस वही है। इसमें क्या होता है, अभी जिसे हमने माना कि पहले 5 रुपये था समोसे का, अब हो गया 6 रुपये, तो पी यानी कि है 5 रुपये, और डेल्टा पी है हमारा 6 नहीं 1 रुपये, मतलब इसमें 1 की वृद्धि हुई है ना। तो लोच विधि में क्या है कि जो हम नीचे पी लिए हैं यहाँ पे हम एवरेज लेंगे। किसका एवरेज? ये 5 और 6 का, यानी कि 5 + 6/2, यानी लिखेंगे हम 5.5। यहाँ क्या लिखे थे हम? 5। यानी चाप लोच विधि में जो हम बेस प्राइस लेते हैं नीचे, उस वहाँ पर हम एवरेज लेंगे, कीमत और मात्रा का औसत ले लेते हैं, एवरेज। जहाँ पी लिखा है वहाँ P+1/2, यानी पहले का प्राइस बाद का प्राइस, और मात्रा में क्या परिवर्तन हो, पहले की मात्रा बाद की मात्रा का एवरेज। तो चाप लोच विधि हमारी बन जाती है। फिर हमारा कीमत लोच के प्रकार कितने हैं, ये देखो सिलेबस में हाईलाइट, इसलिए हम कीमत लोच पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। अब देखो हमने भी कहा ना कि प्राइस में परिवर्तन होने पर हमारी वस्तु की मात्रा जो डिमांड की जाती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो जैसे हम मान लेते हैं कि पहले पर डे जो आपके स्कूल कैंटीन है वहाँ 20 समोसे बिकते थे। तो समोसा महंगा हो सस्ता हो तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस वही हम देखते हैं। तो जैसे परफेक्ट इनलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार मांग, इसका क्या मतलब है। यदि अब मान लो हम लोग मार्केट गए, वहाँ कैंटीन गए, अब हम 10 दोस्त हैं, तो हमने प्रतिज्ञा आपस में ले ली कि हम लोग जो है
पर डे एक समोसा खाएंगे ही खाएंगे, चाहे जो हो जाए। तो समोसा चाहे 10 रुपये का हो, चाहे 20 रुपये का हो, चाहे 30 रुपये का हो, हम उतना समोसा खाएंगे तो खाएंगे, चाहे 100 रुपये का एक हो, चाहे 1000 का एक हो जाए। कहने का मतलब 10 समोसे खाने हैं तो खाने हैं, प्राइस कुछ भी हो। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। यानी लोच नहीं, बेलोच है, इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक, यानी जिसमें लोचशीलता है ही नहीं, यानी कि जिस पर प्राइस का प्रभाव नहीं पड़ता है। जितनी वस्तुएं मांगी जा रही हैं उतनी मांगी जाएंगी। जैसे क्वांटिटी हमारा क्यों हमने यहाँ लिखा, देखो ये हमने इसका फिगर बनाया है। ये देखो परपेंडिकुलर से क्या मतलब है, प्राइस अगर यहाँ पे है तब भी उतनी वस्तुएं हम मांग रहे हैं, प्राइस ऊपर बढ़ गया तब भी उतनी वस्तुएं मांग रहे हैं, प्राइस और ऊपर बढ़ा हम तब भी उतनी वस्तुएं मांग रहे हैं। बात समझ आ रही है ना। या प्राइस कम हुआ तब भी हम उतनी वस्तुएं मांग रहे हैं, यानी कि हम क्यों, हमने जो फिक्स कर दिया हमको उतनी वस्तुएं चाहिए, चाहे प्राइस कम हो चाहे हो ज़्यादा। तो ये अक्सर जो हमारे नेसेसरी गुड्स होती है उनके लिए होता है कि प्राइस का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। खाने पीने वाली चीज़ें, और हमको भूख लगी है, अब हम मान लो हमारे 2 रोटी भूख है, तो हम 2 रोटी तो खाएंगे ना, चाहे रोटी महंगी हो चाहे सस्ती हो, अगर हम खरीद पा रहे हैं तब। क्षमता ही नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसी वस्तुएं जिन पर प्राइस का प्रभाव नहीं पड़ता है मांग में, उन्हें हम पूर्णतः बेलोचदार मांग बोलते हैं। तो वैसे लाइफ में, वास्तविक जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती जिस पे प्रभाव ना पड़े। कम ज़्यादा की अलग बात है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, है ना। कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे हमारा पानी जीवन है, तो अगर पानी महंगा हो थोड़ा हम कम पियेंगे तो प्रभाव तो पड़ गया ना। हाईली इन इलास्टिक डिमांड, उच्च बेरोजगार मांग। उच्च बोलो इसको अधिक बोलो, यानी कि ये बेलोच है लेकिन उच्च है, पूर्णतया नहीं है। पूर्णतया का मतलब परफेक्ट। हाईली इन इलास्टिक का मतलब से वाटर हो गया। वाटर अगर महंगा होगा तो थोड़ा हम कम पियेंगे लेकिन पियेंगे जरूर। जैसे ये देखो, अगर आप देखो यहाँ हमारा ये प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी क्यों है। अब वस्तु महंगी हो गई यानी प्राइस बढ़ गया, तो हम लोग डिमांड करें लेकिन थोड़ा सा कम कर दिया, हल्का सा। प्राइस देखो ज़्यादा बढ़ा है लेकिन हमारी जो वो है वो कम घटी है मात्रा, यानी कि पहले अगर हम 10 लेते थे तो अब 9 ले रहे हैं, जबकि प्राइस कह सकते हो पहले 5 था, अब हो गया है 10। तो प्राइस तो डबल हो गया लेकिन हमारी मात्रा बिल्कुल एक कम हुई है, तो इसको बोलते हैं हाईली इनलास्टिक, कि ज़्यादा मात्रा पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब हमारा एकल लोचदार मांग, इसे हम क्या किसे बोलते हैं, देखो जैसे हम जिस रेशियो में हमारा प्राइस बढ़े, जैसे मान लो पहले प्राइस हमारा कितना था, हम मान लेते हैं, देखो इसी में समझ में आएगा। जैसे हम हमारा प्राइस पी है और कंट्री हम क्यों मांग रहे हैं, तो देखो जितना हमारा प्राइस बढ़ा है, मान लो तो 1 यूनिट का प्राइस बढ़ गया हमारा, 1 यूनिट का प्राइस बढ़ गया, तो वही 1 यूनिट हमारा क्या क्वांटिटी कम हो गई। यानी कि जिस रेशियो में प्राइस बढ़े उसी रेशियो में हमारी क्वांटिटी कम हो, या जिस रेशियो में प्राइस कम हो उसी रेशियो में हमारी क्वांटिटी बढ़ जाए, तो उससे हम बोलते हैं एकल। इसे फार्मूले में रखो के समझ में आ जाएगा। इसे देखो, मान लो पहले हमारा प्राइस 5 थी, एक की प्राइस बढ़ गया, अब क्वांटिटी हमारी मान लो 10 पहले थी, है ना। अब उसी रेशियो में ये 5 का 1 बढ़ा, 10 का क्या 2 बढ़ गया, तो देखो ये कैंसिल करेंगे, 2.5, 1/5, 1/5 कट जाएगा, क्या आ गया 1 आ गया। तो इसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हाईली इनलास्टिक डिमांड का मतलब कि जैसे हल्की सी भी कीमत बढ़ी, क्वांटिटी हमारी बहुत कम हो गई। देखो मान लो हम इस पी कीमत पर कीवन क्वांटिटी मांग रहे हैं, देखो ये कितना कम हो गई। जब हल्का सा, यानी 1 यूनिट 1 रुपया प्राइस बढ़ा और हमने क्वांटिटी सीधे आधी कर दी। मान लो पहले हम लोग 10 समोसे खाते थे, 5 रुपये का था, अब जैसे 6 रुपये का समोसा हुआ, हमने समोसा 5 खाना शुरू कर दिया, 10 के आधे कर दिए। तो इसे बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड, यानी उच्च लोचदार मांग है, यानी तुरंत कीमत का प्रभाव पड़ता है। एक फिर आइडियल आ गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि ऐसी वस्तुएं कि अगर दशमलव में भी प्राइस अगर बढ़ गया ना, तो हम क्या करेंगे, वस्तु को हम नहीं खरीदेंगे। तो देखो ऐसे तीर बनी हुई है, ये सीधा जा रही है। प्राइस हल्का सा भी बढ़ा तो डिमांड सीधे क्या हो गई, 0, यहाँ पे आ जाएंगे। प्राइस हल्का सा कम हुआ, सीधे हम अनंत इनफाइनाइट डिमांड करेंगे। तो ना तो परफेक्टली इलास्टिक कोई वस्तु पाई जाती है, ना तो परफेक्टली इन इलास्टिक वस्तु कोई पाई जाती है। ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।
आगे हम लोग पढ़ते हैं मांग की बिंदु लोच या रेखा गणती विधि देख लेते हो, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग करना जरूरी है, एग्जाम पे आपके सिलेबस में हाईलाइट किया गया है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ज्योमेट्रिकल मेथड, तो वस्तु कीमत में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, यानी कि इसमें बारीक सूक्ष्म का अध्ययन किया जाता है, पॉइंट वाइज अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल बारीक स्तर पे, और नहीं तो सेम चीज़ें हैं। क्या लिखा, वस्तु कीमत में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। तो देखो भाई फार्मूला लिखा है, इसमें थोड़ा सा फार्मूले में परिवर्तन है। अब इसमें देखो एक ग्राफ, देखो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लिखा जाता है। ये देखो ग्राफ है, अगर मान लो इस बिंदु ई पे देख रहे हैं तो ई इक्वल फार्मूला क्या होगा, मांग रेखा के किसी बिंदु के नीचे का भाग बटे मांग रेखा के किसी बिंदु के ऊपर का भाग। यानी बिंदु रेखीय में ई हम कैसे निकालते हैं, यदि मान लो ये कर्व है तो इस जिस बिंदु पे हम देख रहे होंगे, मान लो अगर हम इस ए बिंदु पे देख रहे हैं तो इसके नीचे की लंबाई ये ऊपर लिख देंगे हम, और फिर मांग रहे किसी बिंदु के ऊपर का भाग और इसके ऊपर की लंबाई। अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा क्या करें, इसको हटा के हम पॉइंट मान लेते हैं, जैसे मान लो ए है और ये बी है और ये सी है, तो ई इक्वल अगर हम बिंदु रेखीय मेथड से निकाल रहे हैं तो बी के नीचे का भाग यानी कि ए बी अपान बी के ऊपर का भाग यानी बी सी, नीचे का भाग ऊपर लिखते हैं, ऊपर का भाग नीचे लिखते हैं, जो आएगा वो हमारी ई होगी। तो सिंपल सी बात, अगर हम इस मध्य बिंदु के नीचे हैं, है ना, तो अगर हम ये ऊपर लिख रहे हैं, मध्य बिंदु पे हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ए बी बी सी 1 आ जाएगा। मध्य बिंदु के नीचे जाएंगे तो ऊपर वाला कम होगा, नीचे वाला ज़्यादा होगा। ऊपर वाला कम मतलब ये नीचे का भाग, ऊपर न्यूमरेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा। तो ई देखो हमारा ग्रेटर देन 1 यहाँ है और यहाँ लेस देन 1 है, क्योंकि हम जैसे ऊपर जाएंगे तो नीचे वाला भाग बढ़ता जाएगा ना, ये ऊपर है तो ये 1 से अधिक आ जाएगा। हम यहाँ आ गए टॉप मोस्ट पे, तो नीचे का भाग ऊपर हो गया, ऊपर का भाग है ये नहीं 0 है, तो अगर हमारा डिनोमिनेटर में 0 आता है तो संख्या हमारी क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ लिखा ई इक्वल इनफाइनाइट, और यहाँ पे लिखा ई इक्वल 0। तो ये है हमारा लोचदार मांग, क्या है, लोचदार, और ये हमारा है बेलोच जहाँ पे 0 है, कोई लोच नहीं है, 0 हो गया है ना वो। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये भी आपके सिलेबस में पॉइंट स्पेशली मेंशन है कि डिटर्मिनेंट्स कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी डिटरमाइन करते हैं। तो देखो अब हमने भी क्या पढ़ा कि वस्तु की कीमत बढ़े घटे, वस्तु की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है, प्राइस इलास्टिसिटी है। तो अब प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे अभी हम रोटी के बारे में सोचें तो अलग होगी, समोसे के बारे में सोचें तो अलग होगी, दाल मटर सब्जी लोन तेल बाइक, इन सब के लिए अलग अलग होगी। तो क्यों अलग अलग होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब जैसे कोई वस्तु है, अब हमको वाटर है तो पानी का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और प्यास लगी है तो पानी महंगा होगा तब भी हम खरीदेंगे। यानी कि कुछ कारण होते हैं वस्तुगत, यानी कि वस्तु में निहित क्वालिटी, जैसे वस्तु की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे हमको चाय पीना है, अब चाय महंगी हो रही तो हमको मालूम चाय पीने में काफ़ी हम पी लेंगे, या काफ़ी महंगी हो रही चाय पी लेंगे। तो जिसका स्थानापन्न है उन पे पर प्राइस का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब वाटर का कोई स्थानापन्न नहीं है, तो अगर महंगा होगा तब भी वो पानी मांगा जाएगा। विभिन्न प्रयोग, हम कोई वस्तु, जैसे कोई बाइक लेने गए तो बाइक के क्या क्या प्रयोग हैं उसके आधार पे हम सामान खरीदते हैं, यानी कि वस्तु की उपयोगिता देखते हैं। अगर वस्तु उपयोगी है महंगी होती तब भी हम खरीद लेते हैं, है ना। व्यक्तिगत कारण जैसे हमारे होते हैं, हमारी आय, हमारी क्षमता होगी तभी तो हम बाइक खरीदेंगे, या हमारे पास पैसा नहीं तो हम समोसा कहाँ से खा लेंगे। आदत, अब जब कुछ लोग कि हम सुबह उठेंगे चाय पियेंगे तो आदत है, तो दूध महंगा होगा तब भी वो ले आएंगे, चाय महंगी होगी तब भी लाएंगे, चीनी तब भी लाएंगे, क्योंकि आदत है, चाय पीना है तो पीना है। और किसी की आदत नहीं है तो क्या करेगा, कभी मिल गई तो चाय पिया और देखा महंगी है तो बिल्कुल नहीं पिएगा, है ना। जीवन इज द लाइफ स्टाइल।
अब कुछ लोगों को है कि नहीं हमारी लाइफ स्टाइल बहुत हाई है, उनकी इंसल्ट हो रही है, बाइक से नहीं चलते या फोर व्हीलर से नहीं चलते हैं, तो कर्ज लेके खर्चा कर रहे हैं, तो उनके लिए महंगे सस्ते का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब हमारे हैं कि निर्धारण कारण, ठीक है ना। अब एक आपके सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है अदर इलास्टिसिटी। क्या दिया है? अदर इलास्टिसिटी। तो अदर इलास्टिसिटी क्या है, थोड़ा देख लो। हमने अभी क्या पढ़ा था कि मांग जो होती है वो कीमत से प्रभावित है। किससे है? कीमत से प्रभावित। तो हम यहाँ देखेंगे आय से प्रभावित, यानी कि व्यक्ति की आय बढ़ती है कम होती है तो वस्तु की जो वस्तु की मात्रा मांगी जाती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बस अभी हम क्या देख रहे हैं? कीमत से देख रहे हैं। अब क्या हम देखेंगे? आय से। तो अदर इलास्टिसिटी में आता है, मेन हमारा कीमत वाला होता है, लेकिन हमारा आय का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम इसको भी देखना जरूरी है, बाई चांस एग्जाम में आ ही जाए। तो सिंपल सा फार्मूला है कि मान लो ए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति की आय में आनुपातिक परिवर्तन, ए व्यक्ति द्वारा वस्तु एक्स की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। यानी कि व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो जो वस्तु एक्स को खरीदता था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसकी आय कम हो रही है तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये डेल्टा आई अपान आई, यानी इनकम हमारी बढ़ रही है, इसको वाई वैसे लिखा जाता है इनकम को, वाई डेल्टा वाई, वाई अपान वाई, डेल्टा एक्स अपान एक्स, वाई वाई सजा वाई कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका? आयलोज का, मांग की आयलोज। इसके थोड़ा प्रकार होते हैं, देख लेते हैं। जीरो इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। देख लेते हैं। जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम 100 रुपये थी, अब हो गई 200, फिर हो गई 300। यदि हमारी इनकम बढ़ रही, ध्यान सुनो हमारी बात, इनकम बढ़ रही है, उसी रेशियो में हमारा खर्च बढ़ता जाए। जैसे मान लो 100 रुपये इनकम थी तो हम 50 रुपये खर्च करते थे, 200 रुपये इनकम है तो हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, है ना। 300 रुपये इनकम है तो हम 150 रुपये खर्च कर, उसी रेशियो में हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है। या हम 100 रुपये 100 हैं तो 100 रुपये खर्च कर डाले, या कपड़े पे हम जितना खर्च कर रहे थे, मान लो 100 रुपये हमारी इनकम है तो ये फिक्स था कि उसका आधा हम कपड़े पे खर्च करेंगे, यानी खर्च में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। अगर ये सेम रेशियो में हो रहा है तो y इक्वल 1 हो जाएगा, उससे अधिक मात्रा में हो रहा है तो y ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। अब जीरो, हमारी इनकम बढ़ रही है लेकिन हमारा खर्च क्या है? फिक्स है कि हम 50 रुपये खर्च करते थे तो 50 ही करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी। निगेटिव क्या होता है कि हमारी इनकम बढ़ रही है लेकिन उस वस्तु पे हमारा खर्च क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। जैसे अनिवार्य वस्तुएं, हमको पहले खाना खाना था, मोटा अनाज, हम हमारी इनकम कम थी, हम खरीद रहे थे, इनकम हमारी बढ़ गई, हमने मोटा अनाज लेना कम कर दिया, तो उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी हमारी इनकम बढ़ने पर मोटे अनाज को हम कम खरीदते हैं। हम आगे देखते हैं मांग की आड़ या तिरछी लोच। आड़ या तिरछी लोच को आप चाय और कॉफ़ी से बहुत अच्छा समझ पाएंगे। यानी कि अगर हम चाय के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे कि कॉफ़ी की बढ़ रही है तब चाय की डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। कॉफ़ी की कीमत कम हो रही है तब चाय पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखो हमने फार्मूला लिखा है कि वायु वस्तु की कीमत में परिवर्तन का एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि वायु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उसका एक्स की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा पी वाई अपान पी वाई, ये हमारा बन गया फार्मूला। थोड़ा विशेष में हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। प्रतिस्थापन वस्तु, अगर वस्तु प्रतिस्थापन है यानी कि एक का दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है तो इनमें जो संबंध होता है क्या होता है? धनात्मक। एग्जाम में खूब आता है प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए लोच का संबंध क्या होता है? तो होता है धनात्मक, यानी इलास्टिसिटी क्या होती है? पॉजिटिव। देख लो थोड़ा क्या कहने का तात्पर्य है। जैसे मान लो कॉफ़ी की प्राइस में वृद्धि हुई, यानी काफ़ी महंगी हो रही है, तो सिंपल सी बात क्या होगा? चाय की जो क्वांटिटी है उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ प्राइस में वृद्धि हो रही है, वहाँ चाय की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो दोनों एक दिशा में हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं धनात्मक। ठीक है ना। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वो होती हैं जिनको एक साथ यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल और कार।
पेट्रोल और कार एक साथ यूज करते हैं ना हम। बंद मक्खन, बंद और मक्खन एक साथ यूज करते हैं। अब अगर मक्खन महंगा हो रहा है तो बंद की क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों? बंद महंगा होने से लोग बंद कम मक्खन महंगा होने से लोग बंद कम खरीदेंगे, क्योंकि बिना मक्खन के खा नहीं पाएंगे, तो बंद की डिमांड कम हो जाएगी। या कहो पेट्रोल आज 100 रुपये लीटर है, कल हो जाए 1000 रुपये लीटर, तो कार की मांग कम हो जाएगी ना, तो ऐसे उसको पूरक वस्तुएं बोलते हैं। तो इधर प्राइस बढ़ने पर पूरक वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं ऋणात्मक। क्लियर? कोई डाउट हुआ करे तो आप लोग पूछ सकते हो, बेहिचक कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा एक थोड़ा संबंध है एवरेज रेवेन्यू, औसत आय, और मार्जिनल रेवेन्यू व इलास्टिसिटी में क्या संबंध है। तो ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिसिटी इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू अपान एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ये संबंध है। अब इसी को एवरेज रेवेन्यू को लिखना है, मार्जिनल रेवेन्यू को लिखना, तो आप निकाल सकते हो, लेकिन बेसिक फार्मूला याद रखो। कुछ विभिन्न संबंध और दिए गए हैं। पूर्णतया लोचदार मांग अगर हमारी है, पूर्णतया लोचदार का मतलब कि हल्का सा भी कीमत बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी पे प्रभाव पड़ जाएगा, तो वहाँ एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं। अधिक लोचदार यानी कि थोड़ा सा कम लोचदार हुई है, जब मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होता है। इकाई लोचदार है, लोचदार, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 0 हो जाता है। बेलोच है तो मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन 0, इसको हम ऋणात्मक भी बोलते हैं। थोड़ा यहाँ इसको देख लो, देखो ये संबंध होता है। अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू है तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है इसके आधे से गुजरता है और यहाँ आधे पे टच करता है, तो जो आधे पे टच करता है वहाँ अगर ऊपर हम मिलाते हैं तो ई इक्वल हमारा 1 होता है, यानी जहाँ पे ई इक्वल 1 होता है वहीं पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ये इकाई लोचदार मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल 0। सबसे ऊपर देखो ई इन्फिनिटी है यानी पूर्णतः लोचदार है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है, यानी लोचदार होने पर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। अगर बेलोच है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है? लेस देन 0, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। एक छोटी सी और लोच है, हम लोग नहीं ध्यान दिए थे, देख लेते हैं। विज्ञापन मांग की लोच, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करने पे हमारे वस्तु की मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से आई थिंक हमको लगता है चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं लोच के बारे में। जैसे हमने प्रचार करना शुरू किया कि बेस्ट समोसा, जिले का बेस्ट समोसा, जिले का बेस्ट समोसा प्रचार कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, समोसा यहाँ खाओ आनंद आएगा आपको। तो हो सकता है लोग वहाँ पे जाएं, पहले जहाँ उसके 10 समोसा बिकते थे अब 100 समोसा बिक रहे हों। तो विज्ञापन करने पर वस्तु की मांग में क्या वृद्धि होती है उसको हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो सिंपल सा ये है कि विज्ञापन के खर्च में परिवर्तन, यानी विज्ञापन में कितनी वृद्धि की और वस्तु एक्स की मांग में मात्रा में कितनी वृद्धि हो गई, उसी को हम बोलते हैं विज्ञापन मांग की लोच। तो इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, हम जल्दी आपके लिए यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ आपकी यूनिट फर्स्ट जो है समाप्त हो गई। हमने इसके 4 लेक्चर बनाए हैं। आप लोग अगर इसे देखते हैं तो सीरियल से देखना, पहले फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और इसके पहले हमने सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।